हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन ऑनलाइन स्टडी कोर्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें ताकि आपको हर एक प्रश्न की पूरी व्याख्या समझ आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य भी कह सकते हैं, भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन केरल राज्य, दूसरा ऑप्शन तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है आपका उड़ीसा। तो आपको सबसे पहले चलिए केरल, जो केरल राज्य है, केरल राज्य में कौन कौन से अभयारण्य हैं उनके विषय में बात करते हैं। केरल राज्य में आप नोट कर लीजिए पेरियार। केरल राज्य की बात करें, एक तो पेरियार अभयारण्य जो जंगली हाथियों के लिए है, दूसरा इसमें इडुक्की, इडुक्की, तीसरा केरल में ही है शांत घाटी, और यहाँ पे चौथा जो केरल में है वो है इराविकुलम, इराविकुलम, और पांचवा है इसमें अगस्ता मलाई, अगस्ता मलाई। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये सभी कहाँ हैं? ये केरल में है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है क्योंकि इनमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और परम विकुलम, परम विकुलम बाघ अभयारण्य जो है ये भी केरल में है। ये केरल की हो गई। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु जो राज्य है इसमें कौन कौन से बाघ अभयारण्य हैं? एक तो इसमें हो गया मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी। ये अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। दूसरा इसमें है अन्नामलाई, तमिलनाडु राज्य में होगा अन्नामलाई। और नेक्स्ट है इसमें मुदुमलाई, एग्जाम में पूछे जा चुका है ये क्वेश्चन, मुदुमलाई। नेक्स्ट है गुंडी, गुंडी। ये तमिलनाडु राज्य के बाघ अभयारण्य या ये कह दीजिए आप राष्ट्रीय उद्यान है। और तमिलनाडु राज्य में ही ये ध्यान रखना आप एक और, मन्नार की खाड़ी जो यूनेस्को के द्वारा जो इस धरोहर का दर्जा दिया गया है मन्नार की खाड़ी को, ये भी आपको अच्छी तरह से नोट रखना है। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा जो राज्य है, उड़ीसा राज्य में जो है एक तो सतकोसिया, सतकोसिया ये आपको याद रखना है, सतकोसिया। नेक्स्ट है उड़ीसा में ही सिमलीपाल, सिमलीपाल ये उड़ीसा राज्य में है। और भीतरकनिका, भीतरकनिका ये जो है एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। सिमलीपाल और भीतरकनिका ये आपको नोट रखना है अच्छी तरह से, उड़ीसा राज्य में। और एक है गहीर माथा, गहीर माथा। तो ये जो है कुछ राष्ट्रीय उद्यान है जो उड़ीसा राज्य में है। अब आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान या बाघ अभयारण्य हैं? मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, बांधवगढ़, तो ये नोट कर लेना है। किसली, ये भी नोट कर लेना है। पेंचमढ़ी, ये पेंच ये ध्यान रखना, ये भी कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। और एक है पंचमढ़ी, पंचमढ़ी नोट कर लेना बहुत अच्छी तरह से। फॉसिल पार्क, फॉसिल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में है। और नेक्स्ट जो है इसमें है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ? मध्य प्रदेश में। अतः ऑप्शन जाएगा इसमें 3 के साथ। पंचमढ़ी कहाँ है? भारत के मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी से पराजित होने के बाद हुमायूं ने किस सिख गुरु से आशीर्वाद प्राप्त किया? वीडियो को स्किप नहीं करनी है, हर एक प्रश्न की पूर्ण रूप से जो है जानकारी दी जाएगी, अंत तक बने रहिए। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं गुरु अंगद, दूसरा ऑप्शन गुरु अर्जुन देव, तीसरा ऑप्शन गुरु हरगोविंद सिंह और चौथा ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर। तो आइए सबसे पहले हम जो है स्टार्ट कर लेते हैं गुरु अर्जुन देव से, गुरु गोविंद कोई किसी एक से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ हम आपको बता दें जो शेर शाह सूरी थे उनसे पराजित होने के बाद हुमायूं ने गुरु अंगद से आशीर्वाद प्राप्त किया। ऑप्शन तो जाएगा इसके साथ में, इस स्थान पर। लेकिन इसके साथ साथ ही आपको ये भी क्वेश्चन नोट करने हैं कि गुरु अंगद ने ही जो है गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की। गुरु अंगद द्वारा जो है गुरुमुखी लिपि
गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की गई। ये भी आपको अच्छी तरह से नोट करना है। गुरु अंगद और गुरु अंगद से ही जो है जुड़ा एक प्रश्न ये भी आपको नोट करना है। गुरुमुखी जो लिपि है ये वर्तमान की पंजाब की भाषा का आधार है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आइए बात कर लेते हैं अर्जुन देव की। गुरु अर्जुन देव की। गुरु अर्जुन देव जो है इन्होंने जो है आदि ग्रंथ साहिब अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। इसका संकलित किया गुरु अर्जुन देव ने। लेकिन इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है गुरु अर्जुन देव से जुड़ा हुआ वो है इसमें इन्होंने करतारपुर, एक तो करतारपुर और एक है तरण तारण, इन दो नए नगरों की स्थापना की। और गुरु अर्जुन देव ने जो है स्वर्ण मंदिर इसका निर्माण करवाया। और गुरु अर्जुन देव ने ही जो है, ये नोट कर लेना सभी क्वेश्चन आप, मसंद प्रथा प्रारंभ की। मसंद प्रथा में जो है सिखों की आय का 1/10 हिस्सा जो है गुरु को देना होता था। ये मसंद प्रथा थी। ये भी आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना। और गुरु अर्जुन देव को जो है जहांगीर द्वारा मृत्युदंड की सजा दी गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु अर्जुन देव से जो है जहांगीर का जो विद्रोही पुत्र खुसरो था उसने आशीर्वाद लिया था, इस कारण हुआ था। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं गुरु हरगोविंद सिंह की। गुरु हरगोविंद सिंह जो है ये सिखों को इन्होंने लड़ाका बनाया। गुरु हरगोविंद सिंह ने जो है सिखों को लड़ाका बनाया। एक तो क्वेश्चन आपको ध्यान ये रखना है इसमें। और गुरु हरगोविंद सिंह ने ही गुरु के पद के 2 भाग बताए। एक तो मीरी जो है ये राजनीतिक गुरु होते थे। कौन से गुरु? राजनीतिक गुरु। एक होते थे पीरी होते थे आध्यात्मिक गुरु। ये भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट ये भी आपको ध्यान रखना है गुरु गोविंद सिंह जो है इन्होंने गुरु हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त की स्थापना की। और इन्होंने जो है सच्चे बादशाह की उपाधि धारण की। ये भी आपको अच्छी तरह नोट कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं गुरु तेग बहादुर के विषय में। जो गुरु तेग बहादुर थे आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। इन्होंने आनंदपुर साहिब नगर की स्थापना की। एक बात तो आपको ध्यान ही रखना है। दूसरा बात आपको ध्यान रखनी है कि गुरु तेग बहादुर को जो है औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। गुरु तेग बहादुर को प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किसने गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया, तो औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। और जिस स्थान पर इन्हें मृत्युदंड की सजा दी गई वहाँ शीशगंज गुरुद्वारा, कौन सा? शीशगंज गुरुद्वारा, जो वर्तमान में दिल्ली चांदनी चौक में स्थित है, वो बनाया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर गुरु गोविंद सिंह के विषय में प्रश्न पूछ लिया जाए कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे। ये भी आपको नोट करना है। और आपको ये भी नोट करना है गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की थी। और इसमें जो सरदार थे वे अपने नाम के आगे सिंह लगाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। गुरु गोविंद सिंह ने ही जो है सिखों के लिए जो है 5 वस्तुएं अनिवार्य की। ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी? केस, कंघा, कच्छा, कृपाण और कड़ा। ये 5 वस्तुएं अनिवार्य की थी। और गुरु गोविंद सिंह ने ही जो है आपको ये भी ध्यान रखना है रामायण महाभारत और पुराण इन्हें पंजाबी भाषा में अनुवादित किया। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए गुरु गोविंद सिंह की जो है आत्मकथा, तो गुरु गोविंद सिंह की जो आत्मकथा जो है उसका नाम है बचित्तर नाटक। ये गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का नाम है। अगर पूछ लिया जाए प्रश्न में कि औरंगजेब को फारसी भाषा में जफरनामा नाम से पत्र किसने लिखा? औरंगजेब है, यानी औरंगजेब को फारसी भाषा में जफरनामा नाम से पत्र किसने लिखा? वो भी गुरु गोविंद सिंह ने ही लिखा था। ये भी आपको क्वेश्चन नोट कर लेना है। अगर पूछ लिया जाए अमृतसर नगर का निर्माण किसने कराया, तो अमृतसर का जो निर्माण है वो गुरु रामदास ने कराया था। और पूरा कराया था किसने?
ये भी इसमें क्वेश्चन में बताया गया था, पूरा कराया था गुरु अर्जुन देव ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया, गुरु ग्रंथ साहिब के जो पूर्ण संकलन करता था ये गुरु नानक जी थे, और गुरु नानक ने ही जो है लंगर परंपरा की शुरुआत की। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें ये क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट चलते हैं। यदि आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो आप सेटिंग में जाकर वहाँ से कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वायुमंडलीय परतों का सही क्रम का चयन कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है पहला ऑप्शन एक्सोस्फीयर, इसे जो है बहिर्मंडल भी कहते हैं। यहाँ पे ये बहिर्मंडल है, इसे बहिर्मंडल भी कहते हैं एक्सोस्फीयर को। नेक्स्ट है इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर, इसे समताप मंडल कहते हैं हिंदी में। तीसरा ऑप्शन है मीसोस्फीयर, इसे मध्य मंडल कहते हैं। और चौथा ऑप्शन है आयनोस्फीयर, इसे आयन मंडल कहते हैं। पांचवा जो ऑप्शन है वो है ट्रोपोस्फीयर, इसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। तो इनका सही क्रम बताना है। तो आइए सबसे पहले हम इनके विषय में कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हैं उनके विषय में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पे एक्सोस्फीयर की। इसे बहिर्मंडल कहा जाता है। ये सबसे यानी सबसे दूर का सबसे बाहर मंडल है, और इससे आगे है अंतरिक्ष, ये कह लीजिए। बहिर्मंडल जो है इसमें जितने भी कृत्रिम उपग्रह हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, जितने भी कृत्रिम उपग्रह हैं वे बहिर्मंडल में ही स्थापित किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर की, समताप मंडल की। इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ओजोन गैस पाई जाती है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि ओजोन गैस का मुख्य काम क्या है, तो आपको नोट कर लेना है कि ये सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उनका अवशोषण करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर पूछ लिया जाए कि ओजोन गैस की जो परत है उसकी चौड़ाई मापने की इकाई क्या है, कमी मापते हैं, तो आपको नोट कर लेना है ये मापते हैं डोब्सन में। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि समताप मंडल में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, ठीक है, समताप मंडल में जो है हवाई जहाज और जो जेट विमान है वे इसमें उड़ान भरते हैं, हवाई जहाज और जेट विमान। ठीक है। लेकिन इसमें जो है बादल और मौसम संबंधी जो घटनाएं वे नहीं होती, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं मीसोस्फीयर की, मध्य मंडल की। मध्य मंडल को जो है ताप मंडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अंतरिक्ष से जितने भी उल्कापिंड आते हैं वे इस मंडल में प्रवेश करते ही जल जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में प्रवेश करते ही धधकने लगते हैं, जल जाता है, तो वो कौन सी परत है? मध्य मंडल, मीसोस्फीयर। नेक्स्ट बात करते हैं आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल की। अब ये जो है आयनोस्फीयर या आयन मंडल, इसमें क्या है? इसमें जो रेडियो तरंगे हैं, रेडियो तरंगे और जो संचार उपग्रह है वे इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। रेडियो तरंगे और संचार उपग्रह, ये दूर संचार के लिए महत्वपूर्ण मंडल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आयन मंडल से ही, आयनोस्फीयर से ही जो है उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश तथा दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश के दर्शन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ट्रोपोस्फीयर, इसे जो है क्षोभ मंडल भी कहते हैं। अब इससे संबंधित प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं? एक तो सबसे पहला प्रश्न आपको नोट रखना है इससे संबंधित आंसर में, विषुवत जो रेखा है, कौन सी? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा यानी पृथ्वी की सतह से विषुवत रेखा के ऊपर इस मंडल की जो ऊंचाई है वो 16 किलोमीटर है, और ध्रुव पर जो ऊंचाई है वो है 8 किलोमीटर। एक तो ये ध्यान रखना आपको। इस मंडल में जो है धूल, जलवाष्प, जलवायु, मौसम, मेघ गर्जना, ये जो क्रिया है इसी मंडल में होती है, यानी अक्षोभ मंडल में। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये इनकी डिटेल में जानकारी होगी। अब आइए बात कर लेते हैं इनका सही क्रम क्या होगा। सबसे पहले नंबर पर तो आएगा अक्षोभ मंडल। कौन सा? अक्षोभ मंडल। फिर इसके बाद दूसरे क्रम पर आएगा आपका समताप मंडल, समताप मंडल। फिर तीसरे क्रम पर आएगा यहाँ पे मध्य मंडल। चौथे क्रम पर आएगा आयन मंडल, और अंतिम जो क्रम होगा वो होगा बहिर्मंडल का। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप शेयर करें ताकि सभी का फायदा हो, सभी को अपने मकसद में कामयाबी मिले। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।